सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इस वीडियो में हम सरफेस टेंशन समझेंगे। सरफेस टेंशन को समझने से पहले हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने होंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यदि कहीं से पानी गिर रहा हो और आप उस गिरते पानी के पास यदि अपना हाथ ले जाएं, तो पानी आपके हाथ की ओर खिंचाता है। इसी तरीके से कहीं बारिश हो और बारिश के बाद आप देखेंगे कि पेड़ की किसी डाल पर बारिश की एक छोटी सी बूंद स्फेरिकल शेप ले लेती है, गोलाकार शेप ले लेती है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि बारिश के बाद पत्ते के ऊपर पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं। कई बार आपने यह भी देखा होगा कि छोटे कीड़े पानी के ऊपर चल लेते हैं। ये सारी घटनाएं जो भी हमने देखी, ये सब सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो सरफेस टेंशन रेस्ट पोजीशन में रखे पानी के फ्री सरफेस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा वह एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करता है और पानी की सरफेस कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, न्यूनतम हो। आप इमेजिन करें, एक गिलास में पानी रखा हुआ है और पानी के सरफेस के ऊपर आपने एक लाइन AB ड्रॉ की है। इस लाइन के दोनों तरफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन लगेगा और यह फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ के हिसाब से लगेगा, जो कि इमेजिनरी लाइन AB के दोनों तरफ होगा। यह फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इमेजिनरी लाइन AB के परपेंडिकुलर होगा और लिक्विड सरफेस के टेंजेंशियल होगा। तो मान लीजिए लिक्विड सरफेस के ऊपर लगने वाला फोर्स है F। जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसकी लेंथ है L। तो सरफेस टेंशन होगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन पानी के सरफेस के ऊपर खींची गई एक इमेजिनरी लाइन के दोनों तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। तो सरफेस टेंशन को डिनोट किया जाता है T से और इसका फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू F अपॉन L। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो सरफेस टेंशन की यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा mL0 T-2। अब एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम सरफेस टेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कोई पेंट वाला ब्रश पानी में डुबाएंगे तो आप देखेंगे कि उस ब्रश में लगे बाल ये सब फैल जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और जैसे ही उस ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाए तो ब्रश के सारे बाल एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो सरफेस टेंशन के कारण पानी का सरफेस अपने एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है और वो सिकुड़ता है, जिस कारण से बाल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इसी तरीके से सिलाई की सुई को यदि आराम से पानी के ऊपर रखा जाए तो वो सुई डूबेगी नहीं। सुई को जब आप आराम से पानी के सरफेस के ऊपर रखेंगे तो सुई के नीचे वाला पानी थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, थोड़ा सा दब जाता है, जिस कारण से फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन टेंजेंशियली एक्ट करने लगता है और उसका वर्टिकल कंपोनेंट सुई के वेट को बैलेंस करता है और इस कारण से सुई पानी के अंदर डूबती नहीं है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अब हम सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझते हैं। आप दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, एक मॉलिक्यूल P जो कि पानी के अंदर है, दूसरा मॉलिक्यूल Q
जो कि आधा पानी के अंदर है और आधा पानी से बाहर है। मॉलिक्यूल P जो कि पूरा का पूरा पानी के अंदर है, इसके चारों तरफ भी पानी के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और मॉलिक्यूल P पर उसके चारों तरफ स्थित मॉलिक्यूल्स अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि मॉलिक्यूल P के ऊपर चारों तरफ एक समान फोर्स लगेगा। तो हम यह कह सकते हैं मॉलिक्यूल P पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। मॉलिक्यूल Q लिक्विड या पानी के फ्री सरफेस पर है, तो Q के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस कारण से मॉलिक्यूल Q नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो लिक्विड सरफेस के ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और इसी कारण से लिक्विड सरफेस एक प्लेन के रूप में होता है, एक समतल के रूप में होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का सरफेस टेंशन घटता है। बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट पर लिक्विड का सरफेस टेंशन मैक्सिमम होता है। जब कोई पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज जैसे सोप, डिटर्जेंट, डिटॉल, फिनॉल आदि पानी में घोली जाए तो उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। और इसी तरीके से यदि हाईली सॉल्युबल इंप्योरिटीज सच एज सॉल्ट या शुगर पानी में हम घोलते हैं तो उस लिक्विड का सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। इसी तरीके से डस्ट पार्टिकल्स, ऑयल्स ये लिक्विड सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं, जिस कारण से उसका सरफेस टेंशन घटता है, डिक्रीज हो जाता है। सोप बबल को यदि चार्ज दिया जाए तो उसकी साइज बढ़ती है, लेकिन वो जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण घटता है, डिक्रीज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। सामान्यतः कपड़ों में लगे दाग जैसे ऑयल, ग्रीस, इन सबको साफ करने के लिए हम सोप वाटर का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि सोप वाटर सरफेस टेंशन को घटा देता है, जिस कारण से ऑयल, ग्रीस या डस्ट के पार्टिकल्स कपड़े में से बाहर आ जाते हैं और कपड़ा साफ हो जाता है। फेशियल क्रीम जो कि हम अपने फेस पे लगाते हैं, उनका सरफेस टेंशन कम होता है। वो इसलिए ताकि छोटी सी क्रीम हमारे पूरे फेस पर आराम से स्प्रेड हो जाए। पेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इनका सरफेस टेंशन भी कम होता है क्योंकि ये पूरे सरफेस में आसानी से स्प्रेड हो जाए। थोड़े से पेंट से ही हम पूरी दीवार या पूरे सरफेस को पेंट कर सकें, इसलिए इनका सरफेस टेंशन भी कम रखा जाता है। हॉट सूप हमको ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडे सूप के कंपैरिजन में। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि गर्म खाना हमको ज़्यादा टेस्टी लगता है एज कंपैरिजन टू ठंडा खाना। वो इसलिए क्योंकि हॉट सूप या गर्म खाना, इसका सरफेस टेंशन कम होता है और यह पूरी जीभ में बहुत आराम से स्प्रेड हो जाता है, जिस कारण से वो गर्म खाना या हॉट सूप हमको टेस्टी लगता है। आपने देखा होगा कि कीड़े या मच्छर ये पानी पे तैरते हैं। यह सब पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण होता है। यदि हम उस पानी के ऊपर केरोसिन ऑयल को स्प्रेड कर दें तो ऐसा करने से पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और वो कीड़े या मॉस्किटोज पानी के अंदर डूब जाएंगे और मर जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है और इसकी रेंज 10⁻⁻⁹ मीटर की होती है। यहां पे आप देख भी रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के एग्जाम्पल। मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ भी मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होते हैं। कोहेसिव फोर्स, सहसंजन बल। एक ही मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कोहेसिव फोर्स या सहसंजन बल कहा जाता है।
कोहेसिव फोर्स सॉलिड्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, लिक्विड्स में थोड़े वीक होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं, जब एक ही मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, जो आकर्षण बल लगाते हैं, वह फोर्स कोहेसिव फोर्स कहलाता है। यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे, गिलास के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लकड़ी के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, पेपर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोहेसिव फोर्स कहलाता है। एडहेसिव फोर्स, जब अलग अलग मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेसिव फोर्स या आसंजन बल कहा जाता है। अब ध्यान दें आप, यहां मीडियम बदल गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा है लेकिन अलग अलग मीडियम। तो जब अलग अलग मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेसिव फोर्स या आसंजन बल कहते हैं। मतलब ये पानी का मॉलिक्यूल गिलास के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, दूध का मॉलिक्यूल लकड़ी के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ऑयल का मॉलिक्यूल लोहे के मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। यदि आपको दो लकड़ी एक दूसरे से चिपकानी हो, कोई कागज चिपकाना हो, तो जिस गम का यूज करते हैं उसको हम लोग एडहेसिव कहते हैं। इसी एडहेसिव फोर्स के कारण उस लिक्विड को एडहेसिव कहा जाता है, क्योंकि वहां पर एडहेसिव फोर्स लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और एडहेसिव को लगाने के बाद कोई भी दो मटेरियल एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ब्लैक बोर्ड में भी आपने देखा होगा, चौक से हम लिखते हैं या पेन का हम यूज करते हैं। तो जब भी ब्लैक बोर्ड में, कॉपी में आप कहीं कुछ लिखते हैं तो वो इसलिए लिखा जाता है, इसलिए हम उसको देख पाते हैं जो कुछ भी लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडहेसिव फोर्स। यानी चौक का मॉलिक्यूल और ग्रीन बोर्ड का मॉलिक्यूल, इनके बीच में एडहेसिव फोर्स लग रहा है, इसलिए ग्रीन बोर्ड के ऊपर आपने जो कुछ भी लिखा है चौक के द्वारा वो आपको दिखाई देता है। तो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, जब एक ही मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वो होगा कोहेसिव फोर्स। जब अलग अलग मीडियम के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं तो वो होगा एडहेसिव फोर्स। आपने देखा होगा कि पानी जिस मीडियम के कांटेक्ट में आता है उस मीडियम को गीला कर देता है, जबकि मरकरी जिस मीडियम के कांटेक्ट में आता है उस मीडियम को गीला नहीं करता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स पानी और मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से कम होता है। यानी कि जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो मीडियम गीला होता है। मरकरी मीडियम को गीला नहीं करता क्योंकि मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला कोहेसिव फोर्स मरकरी और मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है। यानी कि जब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो मीडियम या माध्यम गीला नहीं होता। अब हम लिक्विड मेनिस्कस का शेप देखते हैं। जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो मीडियम या वेसल के मॉलिक्यूल्स लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, जो कि उसके करीब होते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस कारण से वेसल के चारों तरफ जो लिक्विड रहती है उसका शेप कॉनकेव अपवर्ड हो जाता है। यानी कि हिंदी में यदि हम उसको बोले तो यह ऊपर की तरफ अवतल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप गिलास में देखेंगे, आपने गिलास में पानी भरा है और बारीकी से आप देखें तो गिलास के बॉर्डर की तरफ पानी थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स
बॉर्डर वाले मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिस कारण से लिक्विड का सरफेस कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि ये उत्तल हो जाता है नीचे की ओर। यदि एक गिलास में आप मरकरी भरें तो मरकरी का शेप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, जैसा कि हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। जब कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होते हैं तो सरफेस पर स्थित लिक्विड मॉलिक्यूल्स ना तो ऊपर की ओर खिंचेंगे और ना ही नीचे की ओर जाएंगे, और लिक्विड सरफेस एक प्लेन की तरह रहेगा, जैसा कि हमको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर इन ए ग्लास। आप किसी गिलास में सिल्वर लिक्विड को रखेंगे तो उसका सरफेस एकदम प्लेन होगा, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण। लिक्विड और सरफेस जिस पॉइंट पर टच करते हैं उस पॉइंट पर लिक्विड सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा और मीडियम के सरफेस से एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा। इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल रहेगा उस एंगल को एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श कोण कहते हैं। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा लिक्विड सरफेस के अंदर से ही नापा जाता है। स्क्रीन पर आपको दो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिख रहे हैं। पहला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पानी के केस के लिए है, दूसरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मरकरी के लिए है। यदि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से ज्यादा है तो लिक्विड मीडियम को गीला नहीं करेगा, और यदि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री से कम है तो लिक्विड मीडियम को गीला करेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ाने से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ता है, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू बढ़ेगी। यदि लिक्विड में कोई सॉल्युबल इंप्योरिटी घोल दी जाए तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घट जाता है, डिक्रीज करता है। सरफेस टेंशन बाय कैपिलरी राइज मेथड। हम कोई कैपिलरी ट्यूब लेते हैं जिसका रेडियस यूनिफॉर्म है, दोनों साइड से कैपिलरी ट्यूब खुली हुई है, और इस कैपिलरी ट्यूब को एक बीकर में डालते हैं जिस बीकर में पानी है। आप देखेंगे कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैपिलरी ट्यूब में हाइट h तक चढ़ जाता है। पानी के कारण सरफेस टेंशन T अंदर की तरफ और ट्यूब के कारण रिएक्शन R बाहर की तरफ एक्ट होता है। R T के बराबर होता है, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, एक अंदर की तरफ और दूसरा बाहर की तरफ। रिएक्शन R के दो कंपोनेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट R sin थीटा, ये बाहर की तरफ लगता है, और वर्टिकल कंपोनेंट R cos थीटा, ये ऊपर की तरफ लगता है। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। R sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बाहर की तरफ लगेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट R cos थीटा, ये ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है। लिक्विड सरफेस का टोटल सरफेस एरिया होगा R cos थीटा इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्यूब। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R, जहां पर R ये रेडियस है, तो F इज इक्वल टू R cos थीटा इंटू 2 पाई R। स्मॉल r कैपिलरी का रेडियस है। हम ये भी देख चुके हैं कि रिएक्शन R सरफेस टेंशन T के बराबर होता है, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकेंगे F इज इक्वल टू T cos थीटा इंटू 2 पाई R। यही अपवर्ड फोर्स लिक्विड को कैपिलरी में ऊपर की तरफ ले जाता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में F W के बराबर होगा, जहां पर W लिक्विड का वेट है। कैपिलरी ट्यूब में पानी का वॉल्यूम होगा हाइट h तक चढ़ा पानी, क्योंकि कैपिलरी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है इसलिए हाइट h तक चढ़ा पानी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा, और सरफेस CD के ऊपर मेनिस्कस में जो पानी है उसको भी जोड़ा जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर है पाई R स्क्वायर H। तो मेनिस्कस में पानी का वॉल्यूम होगा
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r एंड रेडियस r माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यहाँ हाइट एच भी रेडियस के बराबर है तो यह होगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि हेमिस्फीयर है तो ये 4/3 पाई आर क्यूब ना होकर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो मेनिस्कस में पानी का वॉल्यूम निकलेगा 1/3 पाई आर क्यूब। तो पानी का टोटल वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस r/3। यदि पानी की डेंसिटी d है तो पानी का वेट होता है, फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब फॉर्मूला हो जाएगा w इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में h प्लस r/3 इंटू dg, जहां पे d पानी की डेंसिटी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 पे रखने पे हमको मिलेगा पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 dg इज इक्वल टू 2 पाई आर t कॉस थीटा। t को एक साइड रखेंगे, बाकी चीजों को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो अब फॉर्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू h प्लस r/3 r dg अपॉन 2 कॉस थीटा। चूंकि r की वैल्यू बहुत कम है तो r/3 की वैल्यू तो और भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि r/3 को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी t इज इक्वल टू एच आर डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा। इक्वेशन है t इज इक्वल टू एच आर डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हमको ये पता लग रहा है कि सरफेस टेंशन T ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कैपिलरी की रेडियस पे, लिक्विड की डेंसिटी पे, और उस स्थान पे जहां पर कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है। यदि कैपिलरी का रेडियस कम कर दिया जाए तो क्या होगा। अभी हमने देखा था T इज इक्वल टू एच आर डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा। यदि एच आर को एक तरफ लगते हैं और बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ भेजेंगे तो यही इक्वेशन हो जाएगी एच आर इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन डी जी। किसी भी दिए हुए लिक्विड के लिए 2t कॉस थीटा अपॉन डी जी कॉन्स्टेंट है, तो यही इक्वेशन हो रही है एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एच आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से अब हमको क्लियर कट पता लग रहा है कि यदि r की वैल्यू कम कर दी जाए, यानी कि कैपिलरी का रेडियस कम कर दिया जाए, तो कैपिलरी में चढ़ने वाले लिक्विड की हाइट बढ़ जाएगी। यानी कि r बढ़ाएंगे तो h कम होगा, r कम करेंगे तो h बढ़ जाएगा। यदि कैपिलरी ट्यूब की हाइट उस हाइट से कम हो जहां तक कि लिक्विड उस कैपिलरी में चढ़ सकता है तो क्या होगा। हमको फॉर्मूला मालूम है T इज इक्वल टू एच आर डी जी अपॉन 2 कॉस थीटा। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एच आर इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन डी जी। किसी भी दिए हुए लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन T, डेंसिटी D, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G कांस्टेंट होता है, तो एच आर इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। अब यदि कैपिलरी को बीच में से तोड़ दिया जाए या कैपिलरी छोटी है, जिस हाइट तक लिक्विड चढ़ सकती है उस हाइट से कैपिलरी की हाइट छोटी है तो क्या होगा। तो यदि कैपिलरी की हाइट कम है तो लिक्विड के मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि एच आर को कांस्टेंट रखना है, हाइट तो अब कम हो गई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और ऐसा करने से जो लिक्विड मेनिस्कस है वो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा और लिक्विड उस कैपिलरी से ओवरफ्लो नहीं करेगी। राइज ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी। जब एक कैपिलरी को जिसके दोनों एंड खुले हुए हैं पानी में डाला जाता है तो कैपिलरी के अंदर
लिक्विड सरफेस कर्व्ड हो जाता है, जैसा कि हमको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यदि लिक्विड सरफेस को गीला करती है तो ऐसे केस में मेनिस्कस का शेप कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा। चूंकि मेनिस्कस कॉनकेव शेप का हो रहा है, तो इस मेनिस्कस के एकदम नीचे प्रेशर की वैल्यू ऊपर के प्रेशर से 2T/R के हिसाब से कम हो जाएगी, जहां पर T सरफेस टेंशन है और R मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। यानी कि इस कॉनकेव शेप के ऊपर प्रेशर है P और जस्ट नीचे प्रेशर हो जाएगा P - 2T/R। तो कैपिलरी के दोनों तरफ लिक्विड सरफेस के नीचे प्रेशर है P और कैपिलरी के अंदर कॉनकेव सरफेस के नीचे प्रेशर है P - 2T/R। चूंकि लिक्विड रेस्ट पोजीशन में है, इसलिए तीनों पॉइंट में प्रेशर की वैल्यू एक समान होगी, जबकि कैपिलरी के राइट हैंड साइड और कैपिलरी के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर है P और बीच में था P - 2T/R। लेकिन प्रेशर तीनों पॉइंट में एक समान होना चाहिए, इसलिए कैपिलरी के अंदर पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा और उस हाइट तक पानी कैपिलरी में चढ़ता जाएगा जब तक कि लिक्विड सरफेस के एकदम नीचे प्रेशर P के बराबर नहीं हो जाता, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कैपिलरी राइज के एप्लीकेशंस होते हैं। जो फाउंटेन पेन हम यूज करते हैं, उन फाउंटेन पेन में इंक कैपिलरी राइज के माध्यम से ही ऊपर चढ़ती है। इसी तरीके से ग्राउंड वाटर भी कैपिलरी राइज के माध्यम से सरफेस की तरफ आता है और उसके बाद एवापोरेट हो जाता है। यही कारण है कि किसान बोनी के पहले खेत में प्लो करते हैं, यानी कि उसकी जुताई करते हैं। गर्मियों में हम लोग कॉटन ड्रेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉटन ड्रेस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और गर्मियों में जो हमें पसीना आता है वो इन पोर के माध्यम से बाहर की तरफ आता है और हवा में चला जाता है। इसी तरीके से पेड़ में कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही ग्राउंड वाटर से पानी लेते हुए लीव्स तक वो पानी पहुंचता है। दिए में जो बाती जलती है, बाती जलने के लिए दिए का तेल कैपिलरी राइज के माध्यम से ही ऊपर जाता है। जो स्पंज हम यूज करते हैं किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो स्पंज भी कैपिलरी का यूज करते हुए ही लिक्विड को एब्जॉर्ब करती है। कहीं ज़्यादा इंक गिर गई हो तो आप ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर में ही भी कैपिलरी राइज मेथड का ही यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं सरफेस एनर्जी, पृष्ठीय ऊर्जा। सरफेस एनर्जी से मतलब होता है कि लिक्विड के फ्री सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के पास अपने पोजीशन के कारण कुछ एडिशनल एनर्जी होती है और इसी एडिशनल एनर्जी को सरफेस एनर्जी कहा जाता है और इसकी यूनिट होती है जूल। आप एक तार लें ABCD। इस ABCD के ऊपर आपने दूसरा तार रखा है AB और ये AB मूवेबल है, ये ऊपर नीचे जा सकती है। इस पूरे फ्रेम को आपने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और निकाल लिया। जब आप इसको सोप सॉल्यूशन से निकाल लेंगे तो ABCD में एक पतली फिल्म फॉर्म हो जाएगी और यहाँ पे ये फिल्म सरफेस टेंशन के कारण अपने सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करेगी। ये मतलब ये सिकुड़ेगी और सिकुड़ेगी तो जो तार AB है, इस तार AB पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। चूंकि यहाँ पे जो फिल्म बनी है वो फिल्म सोप वाटर के कारण बनी है और इसके दो सरफेस होते हैं, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस। तो इस कारण से जो फोर्स एक्ट करेगा वो भी दो सरफेस के कारण एक्ट करेगा। तो ऊपर वाले सरफेस के कारण फोर्स होगा TL
और नीचे वाले सरफेस के कारण फोर्स होगा TL। तो टोटल फोर्स लग जाएगा F इज इक्वल टू 2TL। अब आप सोच रहे होंगे ये TL कहां से आ गया। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। तो F इज इक्वल टू TL हो जाएगा। तो यहां पे हमने सोप वाटर यूज किया है, तो जो फिल्म बन रही है उसके दो सरफेस हो गए, तो दो फोर्स लग गए TL प्लस TL। तो F इज इक्वल टू 2TL। यदि तार AB स्मॉल डिस्टेंस डेल x चलता है तो वर्क डन होगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इज इक्वल टू F इंटू डेल x। फोर्स की वैल्यू 2TL है, W इज इक्वल टू 2TL इंटू डेल x। इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू T इंटू ब्रैकेट में 2L इंटू डेल x। जहां 2L लंबाई है, डेल x चौड़ाई है, तो 2L इंटू डेल x ये सरफेस एरिया में परिवर्तन है डेल A। तो W इज इक्वल टू T इंटू 2L इंटू डेल x। तो W इज इक्वल टू T इंटू डेल A। तो 2L इंटू डेल x की जगह हम लिख सकते हैं डेल A, क्योंकि चेंज इन एरिया है। तो सरफेस एनर्जी होगी वर्क डन के बराबर होगी। तो सरफेस एनर्जी होगी, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। यदि किसी सोप बबल को फैलाकर बड़ा कर दिया जाए तो ऐसा करने में कितना काम किया जाएगा। मान लीजिए इनिशियली सोप बबल का रेडियस है R1 और सोप बबल को फूल कर बड़ा करते हैं तो उसका रेडियस हो जाता है R2। तो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू डेल A। डेल A है चेंज इन एरिया। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि सोप बबल के दो सरफेस होंगे, एक इनवर्ड सरफेस एक आउटवर्ड सरफेस। W इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू डेल A। चेंज इन एरिया होगा 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। 4 पाई को हमने कॉमन ले लिया, तब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू 2 इंटू T इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा W इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यदि किसी बड़े बबल को तोड़कर छोटे छोटे बबल बनाए जाएं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाए जाएं, तो कितना काम किया जाएगा। मान लीजिए बड़े बबल का रेडियस है R, कैपिटल R, जो कि इनिशियल रेडियस है। इसे n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं और हर एक ड्रॉपलेट का रेडियस है R, स्मॉल r। चूंकि बड़े सोप बबल का वॉल्यूम और छोटे सोप बबल के वॉल्यूम्स जितने भी ड्रॉपलेट्स हैं वो वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर होंगे, मतलब 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई R क्यूब। जहां पे कैपिटल R बड़े रेडियस, जो बड़ा बबल है उसका रेडियस है, और छोटा r ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे, जो हमारे n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हैं उनके रेडियस है। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बच रही है R क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू T इंटू डेल A, जहां डेल A चेंज इन वॉल्यूम है। तो यही इक्वेशन हो जाएगी W इज इक्वल टू T इंटू n इंटू 4 पाई R स्क्वायर माइनस 4 पाई R स्क्वायर। छोटा r n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट जो है हमारे उनके हैं, और बड़ा R बड़े वाले ड्रॉपलेट जो हमारा बड़ा बबल है उसका रेडियस है। बारिश में आपने देखा होगा जब बारिश में पानी गिरता है तो रेन ड्रॉप स्फेरिकल इन शेप क्यों होती है, या कहीं भी आप पानी की एक ड्रॉप डालेंगे तो पानी की एक ड्रॉप फ्लैट नहीं होगी, वो स्फेरिकल इन शेप होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सरफेस टेंशन के कारण होता है, क्योंकि हमको मालूम है कि सरफेस टेंशन कोशिश करता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो, और हमें ये भी मालूम है, हमने मैथमेटिक्स में ये भी पढ़ा है कि मिनिमम सरफेस एरिया एक स्फीयर का होता है। इसी कारण से रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप होती हैं, गोलाकार होती हैं शेप में। इस वीडियो में
हमने सरफेस टेंशन को समझा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।